नमस्कार, एवी स्टार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया, जिस संबोधन में ढेर सारे मायने और मतलब निकाले जा सकते हैं। उसके राजनयिक पहलू हैं, राजनीतिक पहलू हैं, उसके आर्थिक पहलू हैं, उसके सामाजिक पहलू हैं, साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के विकास की संकल्पना भी है। और वो संकल्पना अगले 100 साल में, अगले 25 सालों में, अर्थात आज़ादी के जब 100 साल पूरे होंगे तब पूरी हो जाएगी, ऐसी भविष्यवाणी प्रधानमंत्री ने की है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो भविष्य दृष्टा नहीं है। एक बड़ी बात है इन्हीं सारे तमाम मुद्दों पर कि उन्होंने जो कुछ कहा उसके वास्तव में राजनीतिक मायने क्या होते हैं। हम आज बात करेंगे अपने एक विशेषज्ञ राजनीतिक विश्लेषक हैं विपिन शर्मा जी से। विपिन जी, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और इस सत्र में हम पूरा विश्लेषण करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में प्रधानमंत्री की संकल्पना और सोच और उनकी चिंता क्या है, जिसके बड़े राजनीतिक मायने हैं। जी धन्यवाद दिवाकर जी। आज जैसे अपेक्षा करी जा रही थी कि प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में इतने पावन पर्व पे आज निश्चित बात है अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे, क्योंकि कोरोना काल में हमने जी के देखा, सपने में सोचा था नहीं कि ऐसा दिन भी आएगा कि घरों में कैद होना पड़ेगा, शिक्षा के मंदिरों पे ताले लग जाएंगे, धार्मिक स्थलों पे जाना वर्जित हो जाएगा। तो वहां पर सरकार की उपलब्धियां भी साझा करी एक आम आदमी के साथ, देशवासियों के साथ प्रधानमंत्री ने, और साथ साथ उन्होंने रोड मैप भी साझा करा, रणनीति बताई कि क्या क्या महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, नीतियां हैं सरकार की, कैसे विकास की गति को और तेज करा जाएगा, देश को आगे कैसे ले जाया जाएगा। और देखिए अच्छी बात यह है कि अगर आप 2014 की बात करें, जब एक प्रचंड बहुमत मिला था नरेंद्र मोदी को और वो प्रधानमंत्री बने थे देश के, तो वहां पर उनका नारा था सबका साथ सबका विकास। 2019 में जब पहले के मुकाबले ज्यादा प्रचंड बहुमत मिला तो उस नारे में इजाफा हुआ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और आज लाल किले की पवित्र प्राचीर से प्रधानमंत्री ने उस नारे में एक और इजाफा करा जब उन्होंने बोला सबका प्रयास। तो दिवाकर जी, इसके बहुत मायने निकलते हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया देशवासियों को कि यहां पर सबका दायित्व बनता है, हर एक देशवासी को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। और देखिए है भी बिल्कुल स्वाभाविक, और इसमें कोई शक शुबा होना भी नहीं चाहिए कि यहां पर केवल एक प्रधानमंत्री संकल्प ले उससे काम नहीं बनने वाला। प्रधानमंत्री का तो नेतृत्व होता है कि इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई, कई उन्होंने ऐसे कदम उठाए कि जो आने वाले वक्त में उससे उसके बारे में बोला जाएगा। 370 हटाने की बात करें, आप जीएसटी को लेके बात करें, और तमाम ऐसे फैसले। तो यहां पर प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया कि सबके प्रयास से ही आप देश को आगे ले जा पाएंगे, विकास की गति को और तेज कर पाएंगे। और उन्होंने कई ऐसी योजनाओं की घोषणा करी, उन्होंने बताया कि क्या क्या रणनीति रही है। 54 करोड़ लोगों को अभी जो टीका लगाया गया है, और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हिंदुस्तान में हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये देशवासियों के विश्वास को भी उनको बिल्कुल सुनिश्चित, उनको ये आश्वस्त करना था कि यहाँ पर बिल्कुल, वो अलग बात है कि जीडीपी के आंकड़े पहले धरातल पे आए हुए थे, अर्थव्यवस्था बिखरी हुई थी, कोरोना ने एक अपनी मार दी, उसके पहले अमेरिका और चीन की जो ट्रेड वॉर थी उससे अर्थव्यवस्था को चोट मिली। और सिर्फ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ही नहीं, विश्व के जितने मुल्क हैं उससे उनकी अर्थव्यवस्था ग्रस्त हुई, इनकी जो चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर थी। तो यहाँ पर ऐसी तमाम बातें प्रधानमंत्री ने बात करी, नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात करी, और यहाँ पर ये बिल्कुल साफ करा, एक संदेश दिया कि अगले 25 वर्षों में हिंदुस्तान कहाँ होगा, और एक स्वर्णिम अक्षरों में हिंदुस्तान के बारे में उसका वर्णन करा जाएगा। प्रधानमंत्री को सबके प्रयास किए जाने की जरूरत पर बल देने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए चुनौतियों का भरमार है दिवाकर जी देश के सामने यहाँ पर, और ये बिल्कुल ये तो होता ही है कि यहाँ पर ये समझा जाए कि सफर बिल्कुल आसान हो, तो ऐसा नहीं होता किसी भी सरकार के सामने। पहले जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, नरसिम्हा राव थे, सब प्रधानमंत्रियों के सामने, उनकी सरकारों के सामने बेशुमार चुनौतियां रही हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं किसानों का आंदोलन जारी है, कितने दिन हो गए आज,
और ये आंदोलन दिन बर दिन और उग्र हो रहा है। किसान भाई संतुष्ट नहीं है, देश के अन्नदाता हैं, वहां पर वो भी बात समझनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने एक अच्छा संदेश दिया। उन्होंने बोला कि किसानों का योगदान, किसान हमारे देश की आन बान और शान है। तो निश्चित बात है एक अच्छा संदेश दिया है। और यहाँ पर जब हर रविवार मन की बात करते हैं, दिवाली भी जाके सैनिकों के साथ मनाते हैं। अब यही एक उम्मीद लगाई जाएगी, अपेक्षा करी जाएगी कि किसानों की भी मन की बात सुने उनके साथ जाके। क्योंकि देखिए जो कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर, उन्होंने अपने तरीके, अपने अंदाज में प्रयास करे हैं, जरूर कई दौर की वार्ता हुई है किसान भाइयों के साथ। लेकिन यहाँ पर अब प्रधानमंत्री को खुद मैदान में उतरना पड़ेगा कि जैसे मन की बात करते हैं और जवानों के साथ जाके दिवाली मनाते हैं, अब किसानों के साथ वक्त आ गया कि प्रधानमंत्री खुद बात करें। और निश्चित बात है महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं यहाँ पर सरकार की, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत की बात करते हैं। और साथ में प्रधानमंत्री ने बिल्कुल एक जो बहुत अच्छी बात देशवासियों को लगेगी आज इस पावन पर्व पे, उन्होंने बोला कि पहले जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करी, आयात निर्यात की बात करी, उन्होंने अब बिल्कुल बोला कि इस समय हम लोग इंपोर्ट ज्यादा है हमारा, और आने वाले वक्त में तो देखिए ये तो एक बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि इतने वर्षों से हम लोग व्यापार को तवज्जो देते आए हैं, अब वक्त आ गया जब हमको उत्पादन को तवज्जो देनी पड़ेगी। तभी आप सही मायने में मेक इन इंडिया जो आपकी योजना है उसको आप सफल बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रोजगार भी उत्पन्न करने हैं। और चुनौतियां अपनी जगह जो सामने खड़ी है। लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री ने जब एक बात बोली कि कैसे आपको ग्रास रूट इकोनॉमी को तवज्जो देनी पड़ेगी, और हर एक जो ब्रांड है हिंदुस्तान का, हर एक प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड एम्बेसडर का काम करेगा हिंदुस्तान का। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जब सरकार अपनी रणनीति साझा कर रही है, अपना रोड मैप दिखा रही है, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में बात करी, और ऐसी तमाम बातें जो एक आम आदमी सुनना चाहता था कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री क्या बोलना चाहते हैं, उनका संदेश क्या रहेगा, कैसे। क्योंकि कोरोना काल में हमने दोनों बारी देखा, ये जो दूसरे वर्ष की दूसरी जो लहर आई, उसको लहर बोलना बिल्कुल गलत होगा सरासर। ये तो सुनामी बन के आई, लाशों के अंबार लग गए थे, और यहाँ पर कब्रिस्तान शमशान घाटों में लंबी कतारें थी, लोगों को इंतजार करना पड़ा। और यहाँ पर सपने में सोचा था नहीं कि हमें कुछ लोगों को हल्के में लेने लग गए थे कोरोना को, वो सोचा कि बाजी हमने मार ली है और फतेह पा ली है हमने कोरोना पे, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर भी सचेत रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने हर एक मन से पहले भी बोला था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और अभी पहले तो देखिए रोकथाम था नहीं, इसका टीका नहीं आया था, इजाज नहीं हुआ था उसका, और अभी भी हल्के में लेना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कई अपने जो योजनाओं की घोषणा करी, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का जो स्वर्णिम इतिहास बने और हिंदुस्तान का वर्तमान बेहतर हो, उसका भविष्य बेहतर हो, उसके लिए कई वीर सपूतों को याद किया। आज प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया। क्या है इसके राजनीतिक मायने? दिवाकर जी, बहुत आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, और आप उसके सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो निश्चित बात है जितने पॉलिटिकल पंडित हैं वो अपने अपने तरीके से इसका आकलन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बात साफ है कि जो आज सत्ता पे काबिज हैं, कल वो रहे ना रहे, क्योंकि ये सत्ता किसी की जागीर नहीं है यहाँ पर। और प्रधानमंत्री बिल्कुल सुलझे हुए प्रधानमंत्री हैं, और राजनीति की पूरी पकड़ है उनकी। तो यहाँ पर वो समझते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं लोग उनको भी याद करें, उनको अच्छे तरीके से याद करें। तो यहाँ पर क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे यहाँ पर, तो आज अपने अंदाज में उन्होंने उनको भी याद करा, उनको भी नमन करा। और ये तो देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि यहाँ जितने भी महापुरुष रहे हैं, जिनका वर्णन करा प्रधानमंत्री ने, उल्लेख करा, तो वहां पर उनका अपना अपना योगदान रहा है हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में। जो जंग था, संग्राम था, तो यहाँ पर किसी को भी किसी को वो अगर किसी का नाम छूटता तो उसमें भी आपत्ति होती। तो यहाँ पर ऐसा आपत्ति ना हो, किसी तरह का वाद विवाद ना हो। तो आज अगर हम इस बात का पूरा आज आकलन करें कि कैसे प्रधानमंत्री की जो ये राष्ट्र के नाम संबोधन था और जो उनका भाषण था, तो ये पहले के मुकाबले आज उन्होंने एक बिल्कुल संतुलित होकर बातें करी। उन्होंने सब वर्गों की बात करी कि अब हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को तवज्जो देनी है, कि साथ में जो कनेक्टिविटी का एक मुद्दा रहता है, वर्षों से रहा है, और कई सरकारों का ध्यान उस तरफ गया नहीं कि कैसे
ये एक गंभीर विषय है कि यहाँ पर जब तक आप नॉर्थ ईस्ट को आप महज बोलने से क्या काम नहीं चलने वाला कि नॉर्थ ईस्ट को हम नॉर्थ ईस्ट जितने स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स और माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम कुल मिला के 8 बन जाते हैं। तो यहाँ पर इनको जब तक आप मेन स्ट्रीम में कैसे लेके आएंगे जब तक कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। और यहाँ पर वही प्रधानमंत्री ने बोला कि इनकी जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट की विद साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार और बांग्लादेश, उनके साथ बेहतर हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। और यहाँ पर तमाम ऐसी बातें प्रधानमंत्री ने करी कि अब हम वक्त आ गया जब हमारे को फोकस करना पड़ेगा, अपना बिल्कुल ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट की तरफ। और पहले भी देखिए प्रधानमंत्री ने इस बात को तवज्जो दी है, मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, वोकल फॉर लोकल। तो ये देखिए बहुत अच्छी बात है, स्वदेशी भी अपनाना है, यहाँ पर अपना जो अपने उद्यमी जो हैं उनको भी बढ़ावा देना है। और स्टार्टअप कल्चर के बारे में प्रधानमंत्री ने खास तौर पे बोला, क्योंकि जो एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है, तो ये बिल्कुल एक मुझे लगता है कि बहुत आज मनोबल बढ़ेगा। जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, उद्यमी हैं और तमाम देशवासियों का आज मनोबल भी बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना के बाद हमने खुद देखा जब लोगों को घरों में रहना पड़ा तो उसके बाद कैसे क्या उनकी मनोस्थिति थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में, अनोखे अंदाज में जितने ओलंपिक विजेता थे जिन्होंने भाग लिया उनको भी सलाम करा, और उसके साथ साथ जो कोरोना योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अभूतपूर्व अपना योगदान दिया उनको भी याद करा। और साथ साथ देखिए उन्होंने सबसे अच्छी बात है कि जो जैसे मैंने बोला उस बात को दोहराऊंगा, किसानों का योगदान उसको भी इसी संदर्भ में उस बात को सवाल मेरा ये बनता है कि प्रधानमंत्री ने पूंजीवाद समाजवाद इन दोनों का जिक्र किया, लेकिन साथ साथ पूंजीवाद समाजवाद और सहकारवाद इसका भी जिक्र किया। ये सहकारवाद, ये प्रधानमंत्री ने क्या एक राजनीतिक एजेंडा सेट किया है इसके माध्यम से? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने बात करी कि सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है देश के सामने। हिंदुस्तान के सामने चुनौतियां हैं आतंकवाद की और विस्तारवाद की, एक्सपेंशनिस्ट जो मानसिकता रखते हैं, और चीन की तरफ इशारा था उनका। और सही मायने में हमारा अगर कोई दुश्मन नंबर 1 है वो चीन है। पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है, क्योंकि प्रॉक्सी लड़ाई करता आया है, रणनीतियां बनाता आया है, और चीन पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। एक तरफ कोरोना का संक्रमण और दूसरी तरफ वहां एलएसी पे अतिक्रमण शुरू कर दिया था। वो अलग बात है 2020 और 21 की हिंदुस्तानी सेनाएं मुंह तोड़ जवाब दे दिया इन चीनियों को, पीछे खदेड़ दिया। और यही बात आज प्रधानमंत्री ने दोहराई। देखिए उन्होंने बोला हम 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं देंगे। जो विस्तारवाद की मानसिकता रखते हैं या ये मन में सोच के बैठे हैं कि विस्तारवाद की उनकी नीतियां कामयाब हो जाएंगी, ऐसे नापाक मंसूबों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो अपने ही अनोखे अंदाज में बिना नाम लिए उन्होंने चीन और पाकिस्तान को बहुत कड़ा एक संदेश दे दिया। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। और साथ साथ देखिए कौन सी सरकार है। दिवाकर जी, आपका सवाल मैं फिर बात वही दोहराऊंगा कि आपके सवाल जो आपने पूछे बहुत अहमियत रखते हैं। ये देखिए कौन सी सरकार ऐसी है, आप अगर पीछे इतिहास में भी जाएंगे, जो अपनी उपलब्धियां ना गिनाए। सरकार बिल्कुल देखिए ये जब आप जब श्रेय लेने की बारी आती है तो हर कोई होड़ लग जाती है यहाँ पर, और जहां विफलता की बात आती है तो पल्ला झाड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की भी बात करी, साथ में अपनी योजनाओं की बात करी, मेक इन इंडिया को लेकर कैसे मोबाइल फोन का जिक्र करा कि क्या कितना इंपोर्ट हो रहा है, पहले क्या होता था, कितना पहले इंपोर्ट ज्यादा होता था, अब ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी बातें एक अच्छा संदेश जाता है। जो बिजनेस क्लास है तो उनको भी आज मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, तो उनको एक बहुत अच्छा ये एक संदेश जाएगा। और साथ में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमेशा प्रधानमंत्री डे 1 से तवज्जो देते आए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में कि कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे प्रोसीजर्स को, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जब बार बार सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं आप, और ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता बनी रहे, हम करप्शन रेड टेपिज्म को बिल्कुल भी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस रखेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा जाता है। और इसके विपरीत अगर आप बात करें, देखिए और ये हर एक देश में होता है। यहाँ पर ये कहना कि अलग अलग राजनीतिक दल या हर कोई एक स्वर में लाएगा, तो ये भी मुमकिन नहीं है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक धारणा बन गई थी, कुछ ट्रेंड सा बन गया था। कुछ वर्षों में हम देख रहे थे कि आप अपने ही देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे धूमिल कर जाते हैं, वहां पर आप बोलते हैं नहीं हिंदुस्तान नहीं है, लिंचिस्तान बना हुआ लेकिन है। आज, तो ये कहां की समझ हुई? लेकिन आज प्रधानमंत्री ने किसी भी राजनीतिक दल पर या राजनीतिक विचारधारा पर
या राजनीतिक सोच पर जो वर्तमान समय में चल रही है उस पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई टिप्पणी करने की कोशिश नहीं की, या उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी? देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आज ऐसे मौके पे जब पूरा विश्व उनकी बात सुन रहा है और तो यहाँ पर अगर वहां पर राजनीति की कोई बात करते या आरोप प्रत्यारोप लगाते तो वहां पर वो अच्छा संदेश नहीं जाता। और देखिए, प्रधानमंत्री सुलझे हुए हैं, उनके सलाहकार भी हैं साथ साथ, तो ये बात बिल्कुल एक बहुत अच्छा, तभी मैंने बोला बहुत संतुलित उनका भाषण रहा आज। और यहाँ पर क्योंकि यही प्रधानमंत्री से अपेक्षा करी जाती है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के भी प्रधानमंत्री हैं, एक आम आदमी के भी प्रधानमंत्री हैं, और जिन्होंने उनको वोट दिए उनके भी प्रधानमंत्री, और जिन्होंने वोट नहीं भी दिए उनके भी प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर उनको जम्मू कश्मीर के लोगों देश हित में बात करनी थी और राष्ट्र हित में बात करनी थी, वही उन्होंने करी आज। अपनी उम्मीदों पे मैं बड़े विश्वास से बोल सकता हूं पूरे खरे उतरे, क्योंकि देखिए कि यहाँ पर उनको कोरोना काल के बाद एक संदेश देना था, आश्वस्त करना था जनता को कि और हम अगर अपनी आबादी को मद्देनजर रखें, हम लोग 130 करोड़ देशवासी हैं, कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर के लोगों को, विपिन जी, जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री ने एक तरह से आमंत्रित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के प्रोसीजर शुरू हो चुके हैं। क्या मायने हैं इसके? देखिए, वो तो बिल्कुल, वो तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट वाज राउंड द कॉर्नर, और वही बात, उसका तो अनुमान लगाया भी जा रहा था कि डीलिमिटेशन कमीशन की बात करी, उसका गठन हो गया है, और उससे बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर। और वो स्टेट इलेक्शंस तो होने ही है राज्य के चुनावों में, राज्यों के चुनाव वहां पर होने ही होने हैं। और वही गुपकार के नेताओं के साथ जब प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी, वहां पर उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था। और उसके साथ साथ लद्दाख का उन्होंने वर्णन करा कि लद्दाख के में जो विकास की गति तेज हो रही है, वहां पर उन्होंने सेंट्रल सिंधु यूनिवर्सिटी का वर्णन करा, उसके बारे में उल्लेख करा। तो ये एक बहुत अच्छा, ये बिल्कुल साफ संदेश जाता है देशवासियों को भी, और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, खासतौर पे जो दुश्मन मुल्क हैं, उनको भी संदेश चला जाएगा कि ये नया भारत है और नया कश्मीर का निर्माण का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। वहां पाकिस्तान की अगर आप बात करें, जब इस पूरी बात का हम प्रधानमंत्री के भाषण का आंकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान है, वो तो महज सिर्फ बोलने में विश्वास रखते हैं कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। नया पाकिस्तान कब बनाएगा वो तो वक्त ही तय करेगा। अभी तो वो कटोरा लेके हर मुल्क में घूमते रहते हैं, नया भारत बने, फंडिंग हो, नया कश्मीर बने, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन कश्मीर का वो अंग जो भारत से कटा हुआ है, जिसे जबरन पाकिस्तान ने कब्जा किया है, प्रधानमंत्री ने आज उस पर कोई बहुत टिप्पणी नहीं की, बहुत जोर नहीं दिया। क्या मायने हैं इसके? देखिए, प्रधानमंत्री ने एक बात जब बोली विस्तारवाद की, देखिए ये बात सब समझते हैं, अक्साई चीन का जो विवाद है और पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, उसको आप जब प्रधानमंत्री ने बिल्कुल एक साफ संदेश दिया कि हम 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं देंगे, तो उससे आप समझ लीजिए उन्होंने अब सर्जिकल स्ट्राइक का वर्णन करा, एयर स्ट्राइक्स का वर्णन करा कि यहाँ पर ये हमारी जो फौज है वो कितनी सक्षम है और वो क्या क्या कर सकती है। ये तो देखिए हमने करके दिखा दिया, हम करने में विश्वास रखते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सिर्फ बोलते रहे तो वो उससे काम नहीं चलने वाला। ये नया हिंदुस्तान है, तो वो देखिए बिल्कुल एक साफ कड़ा संदेश था। लेकिन साथ साथ एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, उनको भी एक संदेश गया होगा आज, उनकी भी आज उनका चैन, उनकी नींद आज उड़ेगी, निश्चित बात है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ ये जब हम नए भारत की बात करते हैं, विश्व के बड़े शक्तिशाली देश इस समय हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है। प्रधानमंत्री ने लोग समझते हैं आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है। और मैं जरूर एक बात कहूंगा, चेक्सिट का दौर शुरू हो चुका है। हम लोग अक्सर बात कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में ब्रेक्सिट का, कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना। अब ये वक्त है चीन का एग्जिट। जो बड़े बड़े मुल्क हैं अपने व्यापारिक नातों से बाहर निकलेंगे जो उनके चीन के साथ है। इसका साफ निष्कर्ष ये निकलता है कि उसका फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा, और आप उसका संकेत भी कुछ मिलने लगे हैं। आप अगर अमेरिका की बात करें, दक्षिण कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, उनकी कंपनियों ने ऐसे संकेत दिए कि वो हिंदुस्तान में आके अपने इंडस्ट्रीज, अपने उद्योग सेटअप करना चाहते हैं। तो ये सीधी बात है। विपिन जी, एक पड़ोसी हमारा कराह रहा है, प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र नहीं किया या जिक्र करना उचित नहीं समझा। मैं बात अफगानिस्तान की कर रहा हूं।
जी, जी। जी, बिल्कुल। देखिए, इस समय अफ़गानिस्तान में जो सूरत-ए-हाल बने हुए हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं। तालिबान ने पूरा अपना कब्ज़ा कर लिया है और अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के नाते अब आज के नहीं है, बड़े पुराने हैं और यहाँ पर कूटनीति के तहत काम करना पड़ता है। देखिए कि आपकी जो डिप्लोमैटिक पॉलिसी है कि आप ये अगर इस समय आप खुद समझिए कि जब हम लोग कितने दुश्मनों के साथ निपटे एक साथ, ये भी कहीं की समझ नहीं है। चीन और पाकिस्तान के साथ LAC, LOC पे हम लोग वैसे ही जूझ रहे हैं यहाँ पर और उसके साथ-साथ हम तालिबान को भी दुश्मन बना लें, तो यहाँ पर क्लोज़ डोर पॉलिसी से काम नहीं चलने वाला। तो प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझकर जो भी आज अगर उससे बचते नज़र आए, उस पे ज़िक्र नहीं करा, तो उससे भी ये अर्थ ये निकालना चाहिए कि उसके पीछे भी कोई अच्छी मंशा रही होगी कि ये जो देश हित की कि यहाँ पर अगर वो एक देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ऐसे पावन पर्व पे स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ पे तो वहां पर जब बात कर रहे हैं तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करना चाहेंगे जिससे कि स्थिति संभलने की जगह और बिगड़े। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिस तरीके से भारत को आगे ले जाना है और अगर अगले 25 सालों में भारत को किस स्थिति में पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए कि वो भविष्य दृष्टा नहीं है, भविष्य की एक रूपरेखा तय कर दी और तमाम उन राजनीतिक मुद्दों पर, उस राजनीतिक पहलुओं पर बिना कोई टीका टिप्पणी किए उन्होंने सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस बात को कहते हुए कि अब सबके प्रयास की ज़रूरत है क्योंकि तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होगा। विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे इस पूरे विश्लेषण को सुना और आशा ही नहीं हम सब पूर्ण विश्वास रखते हैं कि भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करेगा, वो भी अपने 130 करोड़ लोगों की मेहनत और उनकी ताकत की बदौलत। जय हिंद।